नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। SIU के महाराष्ट्र जुनूब के सदर सलमान अहमद को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। नांदेड़ के शाहीन बाग में मुतनाज़ा तकरीर मामले में मुंबई से हिरासत में लिए गए सलमान अहमद को जमानत मिल गई है। इतवारा पुलिस ने इन्हें मुस्तकबिल की हिदायत देते हुए जमानत को मंजूर कर लिया। सलमान अहमद की जमानत मोहम्मद गौस ने ली, जबकि कानूनी पैरवी एडवोकेट मोहम्मद अरशद ने अंजाम दी। एडवोकेट अरशद की मौसर पैरवी की वजह से सलमान अहमद की जमानत पुलिस स्टेशन में ही करा ली गई। वाज़ेह है कि सलमान अहमद की तकरीर को मौजू बनाकर बीजेपी लीडरों ने इतवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी, जिसके बाद ये मामला कौमी सतह तक पहुंच गया था। लेकिन सलमान अहमद के अज़ाइम मुतज़लज़ल नहीं हुए और उन्होंने मुंबई में मीडिया को बताया कि वो बहुत जल्द पुलिस को ताउन करेंगे ताकि हकीकत सामने आ सके। जब वो नांदेड़ के लिए निकलने वाले थे तब लोकल क्राइम ब्रांच ने इन्हें अपने साथ ले लिया और इन्हें नांदेड़ के ग्रामीण पुलिस स्टेशन पहुंचाया। एडवोकेट अरशद की कामयाब कानूनी पैरवी की बदौलत सलमान अहमद को इम्कानी इजाफी मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ा है। इतवारा पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए वाले क्राइम नंबर 30/2020 के तहत सलमान अहमद और जनाब सैयद मोइन साहब के ऊपर क्राइम रजिस्टर किया गया था कि सलमान अहमद ने यहाँ के नांदेड़ के शाहीन बाग में कुछ भड़काऊ भाषण दिया है। इस तहत नांदेड़ के LCB पुलिस ने सलमान को मुंबई से नांदेड़ लेके आया। उस बात की तहकीक करने के लिए मैं और बाकी हमारे पॉलिटिकल लीडर जैसे कि जनाब मोइन भाई साहब और सलाम चावल वाले फारूक भाई और मुफ्ती साहब और जमात इस्लामी के कुछ ज़िम्मेदार लोग जाके SP साहब से मुलाकात करें। उसके बाद सलमान को जिस जगह पे लाया गया था यानी कि ग्रामीण पुलिस स्टेशन, वहाँ पर मुलाकात की और उसके बाद हमने DYP साहब से लीगली डिस्कस की कि ये जो भी ऑफेंसेस है ये बेलेबल ऑफेंस है और इसको थाने से ज़मानत देना चाहिए। इसमें कोर्ट में हाज़र करके इसको आरोपी की तरह प्रोड्यूस करके बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी ज़रूरी नहीं है। इस बात से DYP साहब ने SP साहब से डिस्कस करके आज सवेरे सलमान को इतवारा पुलिस स्टेशन से ज़मानत दी गई और उसके बाद LCB ऑफिस से पाबंद की कार्रवाई करके कानूनन प्रक्रिया पूरी करते हुए सलमान को आज रिहा किया गया। इसमें हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से, ख़ास तौर पे SP साहब मगर साहब की तरफ से, DYP साहब पाटिल साहब की तरफ से और PI साहब काकड़े साहब की तरफ से, ग्रामीण PI साहब कछवे साहब और LCB PI चिकलीकर साहब और इसी तरह के पॉलिटिकल लीडर जनाब मोइन भाई साहब, फारूक भाई साहब और सलाम चावल वाले भाई साहब और मुफ्ती साहब और जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार की तरफ से काफ़ी मदद मिली और इसमें मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कानूनन मदद सलमान के लिए की, जिसके वजह से सलमान को रिहा होने में आसानी हुई। बल्दी हल्के नंबर 13 के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के अब्दुल गफ्फार को बड़ी जीत हासिल हुई है। नांदेड़ के बल्दी जोन नंबर 13D के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार ने 6025 वोट हासिल किए, जबकि मजलिस के उम्मीदवार साबिर चौश ने 4159 वोट हासिल किए। अब्दुल गफ्फार को 1866 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली। अब्दुल गफ्फार की कामयाबी पर कांग्रेस के कारकुनान ने ढोल ताशों की धुन पर रक्स करते हुए आतिशबाजी की। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल सत्तार ने कहा कि कांग्रेस की ये जीत महाविकास आघाड़ी की जीत है। स्टेडियम में जारी रायशुमारी मरकज पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के कारकुनान सुबह से ही मौजूद थे। जीत का ऐलान होते ही कांग्रेस के कारकुनान में जश्न का समा बंध गया। इस मौके पर कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने वार्ड नंबर 13D के राय दहिंदगान और महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से बात करते हुए आज़म जाहिर किया कि वार्ड में जारी कामों में मजीद तेज़ी लाने की कोशिश की जाएगी। जो आज मेरे हक में फैसले किए, मेरे नेता अशोक राव जी चौहान, आमदार अमरनाथ राजूरकर, आमदार मोहन अन्ना और मेरे प्रभाग नंबर 13 के कारपोरेटर शमीम अब्दुल्ला, शान पाशा कुरैशी, सद्दाम और महापौर प्रतिनिधि विलास धवाले और जितने भी मेरे महापालिका के सभी कारपोरेटर जितने भी लोग जो कारपोरेटर ने मेहनत की है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर पे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे वार्ड प्रभाग नंबर 13 के जो वोटर्स है जो मेरे को वोट दे के आज चुना है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो महापालिका में हमारी एक हाथ की सत्ता है और जनता ने वही विश्वास रखते हुए मुझे चुन कर दिया। जनता ने बता दी मैं लायक हूँ कि नहीं हूँ। इंशाल्लाह आगे और मैं और ताकत से काम करूँगा। जी, आपके सबसे पहली समस्या आप क्या है आपके सामने? मेरे सबसे पहले समस्या मूलभूत सुविधा और जो मेरे प्रभाग नंबर 13 का जो विकास रुकयाला है, जो कंटिन्यू काम चालू है, उसको गति दूंगा। जी, उम्मीदवारी दी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अमर राजूकर, हमारे DP साहब, हमारे मोहन अम्बाड़ी जी, सभी नेतागण का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टिकट दिया और सब मिलकर उसकी मदद की।
और ख़ास कर मैं अजीज़ कुरैशी और हमारे दूसरे उनकर उन्होंने जो उम्मीदवारी वापस की उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारी मेहनत हमारी नहीं है, अजीज़ कुरैशी की भी इसमें बहुत मेहनत है। अजीज़ कुरैशी ने जो जान से जान लगा कर हमारे बच्चे के साथ रहा और इंशाअल्लाह कांग्रेस उनके साथ में पूरी टीम अकेले नहीं, अब कांग्रेस में इन्वॉल्व है। हम नेता से बात करके और मैं खास करके मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो एक साथी उनका ही साथी है गफ्फार, उसको मदद किए और आने वाले इसमें इंशाअल्लाह हमारे सभी कारपोरेटर की जीत है, कारपोरेटर की भी जीत है, हर समाज का आदमी ने काम किया इसमें। देखिए ये जो है जीत है एक हर समाज की जीत है, खाली मुस्लिम के पूरे समाज के लोगों ने काम किया और पूरे समाज के वोट मिले। और हमारे नांदेड़ की जनता चाहती है कि जातिवादियों को ख़त्म करना, हमारे में जातिवाद पार्टी है, जातिवाद को दफन करने का काम नांदेड़ की जनता ने किया। इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे होगा, मैं वादा करता हूँ। मीडिया से धन्यवाद करता हूँ मीडिया का सभी का कि जिसने हक का साथ दिया और हक की जीत हुई, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर एक बार सभी वोटरों का शुक्रिया अदा कर। शंकर नगर में मासूम लड़की की इस्मत रेजी के खिलाफ मातंग समाज ने एहतजाज किया। नांदेड़ के महाराणा प्रताप चौक पर मातंग समाज की जानिब से एहतजाज किया गया। शंकर नगर में स्कूली टीचरों पर एक मासूम तालिबा के साथ इस्मत रेजी के इल्जाम आयद किए गए हैं। मुलजिमीन को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मातंग समाज ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। निरागास बचाव कृति समिति ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। काय पडलेलं आहे की माणसाला उचलून नेणे आणि एखाद्या सामान्य माणसावर गुन्हे दाखल करणे हा प्रकार या ठिकाणी चालू झालेला आहे। तर मागणी अशी आमची 50 लाखाची मागणी शंकर नगरच्या प्रकरणामध्ये 50 लाखाची मागणी केली होती पीडितीला, आणखी काहीच तिथं मदत भेटलेली नाही। परत काल माळ टेकडीमध्ये जे झालं त्या पीडितांना समाज कल्याण मार्फत कमीत कमी त्यांना मदत झाली पाहिजे आणि तात्काळ तिथली शाळा बंद झाली पाहिजे आणि जोपर्यंत असे गुन्हे घडतील, जोपर्यंत ह्यांना फासाची शिक्षा होणार नाही, तोपर्यंत आमची निरागस टीम रात्रंदिवस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहे। आणि ज्यांना कोणाला आमच्यावरती केसेस करायचे असतील त्या टाईमला आम्ही सगळेजण सगळ्यात पुढे राहू। निरागस टीम अर्ध्या रात्री तुमच्यासाठी आहे त्या। जोपर्यंत असे गुन्हे घडतील तोपर्यंत आम्ही सदैव, आता आम्ही फक्त बोलून शांत आहोत, ह्याच्यानंतर आम्ही धोंडे लाकडं घेऊन रस्त्यावर उतरणार आहोत। त्यावेळेस मग गव्हर्नमेंट स्वतः जबाबदार राहणार आहे। गव्हर्नमेंटने स्वतः ह्या गोष्टीची दक्षता घ्यावी। प्रकरणामध्ये जमलेले आहे शंकरनगरच्या प्रकरणामध्ये एक 12 वर्षाच्या मुलीवर सर लोक म्हणजे गुरु असतात, गुरुना जेव्हा याची शिक्षा बुडवलं तर आमच्यासारख्या गोरगरिबाने काय करावं? आमच्या मुली शिकायची नाहीत म्हणजे जातीभेदी वाटलेले आहेत का? भास्करराव पाटलाच्या शाळेवर असले म्हणून असे गुन्हे करायचे ठेवले का मास्तरायला? एक तर त्याला फाशी तात्काळ झाली पाहिजे, नाहीतर वेळोवेळ आता तरी पुरुष आहेत, पुढच्या वेळेला फाशी नाही होणार तर महिला उतरतील, त्यावेळेला खुद त्यांनाच गुन्हेगार राहतील, कोणाला मारतील आणि कोण मारतील ह्याचा जबाबदार खुद सरकार राहील। आम्हाला माहिती नाही, आज माझी आहे, उद्या त्याची आहे, उद्या तिची आहे, उद्या तिची आहे, प्रत्येक मुलीसोबत असेच करणार आहे ना? त्यांच्या मुलीसोबत जर असं झालं असलं तर गरीबाच्या घरी लेकरं नाहीत, मुलं नाहीत, रस्त्यावर उतरलेले मुलं नाहीत, अरे कराव कोण? असे जे लावारिस कचरा असतात त्यांना सुद्धा इज्जतीला मिळालं, हे तर गुरु आहे ना, त्याची इज्जत नाही। गौलीपुरा में माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आ गया है। हज उम्रा जैसी इबादत को जय्यद उलमा की रहनुमाई में कुरान और सुन्नत और फ़िक़्ह की रोशनी में अदा करने के मकसद से माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स कायम किया गया है। फैसल चाउस और अब्दुल खालिक ब्लादरफ की जानिब से माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स शुरू की गई है। एक तकरीब में मुफ्ती मौलाना अय्यूब कासमी के हाथों रिबन काट कर इफ्तिताह अमल में आया। इस तकरीब में मोहम्मद इसाक, मौलाना हाफिज़ शेख उमर कादरी, सैयद रसूल सैयद असद, लाला नगर वाले के अलावा कई सियासी समाजी मजहबी कायदीन ने बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत की। हाज़रीन में कई उलमाए कराम और सियासी समाजी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। वाज़ेह है कि माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स को सऊदी हुकूमत की जानिब से लाइसेंस फराहम किया गया है, जिसके सबब इस टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए वीज़ा की खिदमात भी दी जाएगी। टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर फैसल चाउस और अब्दुल खालिक ब्लादरफ का दावा है कि पूरे मराठवाड़े में माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स ही वाहिद टूर्स है जिसके पास सऊदी हुकूमत का लाइसेंस है। मौलाना अय्यूब कासमी ने उम्रा के फ़ज़ाइल बयान करते हुए इसके मकसद पर रोशनी डाली और आज़मीन को नसीहत की कि वो उम्रा के मुस्बत असरात लेकर वापस लौटें। इन्होंने हज उम्रा जैसी इबादत को उनकी रूह के साथ अदा करने की अहमियत व अफादियत पर जोर दिया। माशाअल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़िम्मेदारान ने यकीन दिलाया कि वो आज़मीन को उम्दा खिदमात की फराहमी के साथ साथ अपनी शबी को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। आज
आज हम तमाम के तमाम लोग यहाँ पर माशा अल्लाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के इफ्तिताह के लिए आए हुए हैं और शहर नांदेड़ के अंदर कई तरह के टूर्स खिदमात कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रैवल्स जिसका इफ्तिताह आज होने जा रहा है या हुआ है, ये नहायत ही शहरियान नांदेड़ बल्कि मराठवाड़े के तमाम अवामुन्नास के लिए खुशाइन बात और खुशाइन पहलू है। ये ट्रैवल्स बाज़ाब्ता तौर पर लाइसेंस याफ्ता है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इसको लाइसेंस मिला हुआ है। अब वीज़ा के लिए दूसरी तरफ जाने, दूसरी तरफ चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बराह रास्त नांदेड़ ही से जो है और इस माशाअल्लाह टूर के ज़रिए से ही जो है वीज़ा वगैरह जारी किए जाएंगे और हुकूमत का मंजूर शुदा है, सऊदी हुकूमत का मंजूर शुदा है, इसलिए इसके ऊपर एतमाद लोगों को और भी ज़्यादा रहेगा। हम भी अपील करते हैं कि ऐसे टूर्स जो है बाएतमाद तरीक़े से चलाने का अज़्म ज़ाहिर कर रहे हो और सामने आ रहे हो, तो ऐसे टूरों का जो है हमें इस्तेक़बाल करना चाहिए और इन लोगों की जो है खिदमत को सराहना चाहिए, इनकी खिदमत को कबूल करना चाहिए। मैं अवामुन्नास से यही अपील करूँगा कि एक अच्छा मौका है, आप तमाम के तमाम लोग जो है इस टूर का जो है पूरा फ़ायदा उठाएं। हमारी बहुत दिनों से नांदेड़ ज़िले के लिए कोशिश थी, कई सालों से हम इसमें थे, कोशिश में थे कि भाई यहाँ के लोगों को अच्छी से अच्छी सहूलत मिलना हज के लिए, उम्रा के लिए। आज जाके जो हमारे पार्टनर है अब्दुल खालिक बलदराफ साहब, इनकी मेहरबानी से आज नांदेड़ ज़िला के वास्ते जो काम हुआ है, नांदेड़ में शुरुआत जो की है हज और उम्रा की जो सहूलत, ये इन्होंने डायरेक्ट सऊदी गवर्नमेंट से जो लाइसेंस निकाल के नांदेड़ वालों को जो सहूलत पहुंचाई है, ये एक बहुत बड़ी नांदेड़ वालों के लिए देन है। कई लोगों की शिकायत मिल रही थी नांदेड़ के कुछ पॉलिटिशियन लोगों के पास, कुछ मुफ्ती लोगों के पास कि भाई लोग यहाँ पे कई मेहनत करके ये करके पैसे जमा करके लोग तैयारी करते उम्रे की, हज की, लेकिन वो लोगों को ये नहीं मालूम था कि कहाँ इसका यूज़ करना और किसके थ्रू समझो डायरेक्ट ये काम कामयाब हो सकता है। बेचारे भोले भाले लोग किसी के पास भी दे के, कुछ कमीशन एजेंटों ने उन्होंने कुछ लोगों को धोखा भी दिया है, जो बम्बई के थ्रू काम करते थे, जो बम्बई के लोग समझो इनको धोखा दिए तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे। इस वजह से डायरेक्ट काम सऊदी से जो शुरू हुआ है नांदेड़ ज़िले में, इसका फ़ायदा नांदेड़ के लोग, परभनी के लोग, औरंगाबाद के लोग, लातूर के लोग, ये सब लोग उठा सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर आइए और अपनी जो जाने की ये रहती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ख्वाहिश रहती है लोगों की, उसको कामयाब करें। हमारे पास इफ्तिताह हुआ नांदेड़ शहर में माशाल्लाह टूर एंड ट्रैवल, और आज हम लोग जो इफ्तिताह किए, जो सऊदी अरब के अंदर लाइसेंस होल्डर है सग्गाफ अल कंपनी, जो हम लोग को लाइसेंस ऑथराइज़ दिए हुए है, जो वीज़ा आज सारी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली से, बॉम्बे से, दूसरे स्टेट से होता था, पहली बार हम लोग को राज़ी करके नांदेड़ के लिए लेकर आए। तो ये वीज़ा जो सिस्टम है इसका, जो उम्रा पैकेज जो लोग को देते थे, वो अब वीज़ा यहाँ से इशू होगा, यहाँ से टिकट बुक होगा और आदमी यहाँ से चाहे वो बॉम्बे के ज़रिए जाओ या औरंगाबाद के ज़रिए से जाओ या हैदराबाद के ज़रिए से जाओ, उनका हम लोग इस्तकबाल करेंगे और इसके अंदर ग्रुप के साथ भी जा सकते हैं और इनफरादी तौर पे भी जा सकते हैं। हमारी ख्वाहिश जज्बा खिदमत की है और वो लोग को जो भी है खुले उसमें बताएंगे, खाने का, होटल का, रहने का जो इंतज़ाम है उनको वाज़ेह तौर पे यहाँ पर बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जाने के बाद वहाँ पे बोलेंगे भाई आप इतने पैसे दिए। इसमें डिफरेंट किस्म के रहेंगे, कम से कम, मीडियम क्लास का और ज़्यादा से ज़्यादा महंगा, जिसको जो सहूलत चाहिए हमसे इस्तेफादा कर सकते हैं। चाहे एजेंट लोग हो या इनफरादी तौर पर जो आएंगे तो उनको सबको हम एक ही रेट वो करेंगे। ये जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, ये जज्बे की वो लोग की खिदमत करने का हमको अल्लाह ताला इंतखाब किया है, तो हम उनके साथ पूरी ताउन करके वो लोग को इस तरीके से भेजाएंगे कि उनको तकलीफ़ ना हो, और जो तकलीफ़ जो हमारे से जो टूल से होंगी, अगर कुछ खुदा ना खास्ता जैसा प्लेन की कभी ताख़ीर हो जाती है, कभी खाना एक आध वक्त देर से जाता है, तो उससे हम उसको मुज़ायक़ा नहीं रहना कि भाई हम कोई ऐसा वो नहीं करें। हम ये चीज़ के अंदर बड़ी कंपनी से डील कर रहे हैं और हर चीज़ वो लोग अपने इंतजाम से करेंगे। मैं माशाल्लाह टूर जो हमारे फैसल चाउस और उनके जो पार्टनर नांदेड़ में जो सबसे एक हटके जो डायरेक्ट वीज़ा का जो सिस्टम रखे, इसके लिए मैं हमारे फैसल भाई को और उनके पार्टनर को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह इनकी मेहनत को और हज उम्रे को जा रहे अल्लाह ताला इन सब के दुआओं को कबूल करे। रहमान रहीम। मैं सबसे पहले तो मैं फैसल चाउस और इनके पार्टनर को मुबारकबाद देता हूं कि आज मराठवाड़े में सबसे पहला
अपने नांदेड़ में ये जो लाइसेंस डायरेक्टली अपने को मिला है, इस वजह से कि भाई जो पब्लिक को आवाम को जो तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ ना हो, और बहुत सहूलत से यहाँ के खिदमत करना चाह रहे हैं, खिदमत करने का मौका मिल रहा है और इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे, अल्लाह उसे कबूल करे। ये अल्लाह का एहसान है जो आज इब्तिदा हुई ये ऑफिस की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है जो हमारे भाई अब्दुल खालिक भाई और हमारे फैसल छोटे भाई, ये दोनों ने जो कोशिश किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन बात है। जो ख्वाहिशमंद है हज और उम्रे के टूर्स के, और इंशाअल्लाह अल्लाह इसको कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सब के तरफ से ये दुआ है। हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक, MBBS MD मेडिसिन, फिजिशियन एंड कार्डियो-डायबिटोलॉजिस्ट और डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल नांदेड़। आज मैं जिस सब्जेक्ट पे मौजू पे बात करने जा रहा हूँ, आजकल जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर, पर्सनल डिस्कशन में भी, कि नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में, जो कि बहुत बड़ी इमरजेंसी है अक्रॉस द ग्लोब, ख़ास तौर पे चीन में। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ रोशनी डालूं इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर, ताकि पब्लिक की मालूमात में इजाफ़ा हो और उन्हें इसके बारे में अवेयर कर सकूं। सब में पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी इसके लेकर बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। जो कि माहौल बनाया जा रहा है लोगों में पैनिक का, वो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन एहतियाती तदाबीर हैं कुछ जो ज़रूरी है, जिन्हें प्रिकॉशंस हैं कुछ जो जिन्हें हमें करना चाहिए, जो ज़रूरी है। तो ये इन्फेक्शन क्या है? ये न्यू कोरोना वायरस पहली मर्तबा वुहान सिटी ऑफ चीन में पहली दफ़ा ये पाया गया दिसंबर 2019 में। और ये जो वायरस है, इसका रिजर्वायर यानी कि ज़ख़ीरा, भंडारा, ये जो है बैट यानी कि चमगादड़ जिसे बोलते हैं, और कुछ परिंदे और कुछ मैमल्स, एनिमल्स, ये इसके नेचुरल रिजर्वायर यानी कि भंडारा, ज़ख़ीरा है। इनमें ये आमतौर पे पाया जाता है। फ़िलहाल चीन इस वक्त बुरी तरह से इस बीमारी के फैलाव से, उद्रेक से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। और चीन के अलावा और 28 कंट्रियों में, 28 देशों में ये बीमारी का लागन देखी गई है इस वायरस की, और बदकिस्मती से उसमें हमारा भारत मुल्क भी शामिल है। अब हम देखेंगे कि ये इस जो वायरस इन्फेक्शन का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि इन्फेक्शन से लेकर पहली अलामत आने तक का वो जो वक्फा है 2 से 14 दिन है। इस दौरान पेशेंट को कुछ तकलीफ़ नहीं रहती है, लेकिन वो पेशेंट दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन देने की काबिलियत रखता है। ये इसमें सब में धोखे वाली और सब में डेंजर बात है। यानी कि पेशेंट को पता नहीं रहता है कि उसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन दूसरों को बांटते रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से ये थोड़ा सा कंट्रोल करना इस बीमारी को थोड़ा सा WHO लेवल पे भी और हर मुल्क के लेवल पर मुश्किल जा रहा है। आज की डेट में अगर हम देखें 6 फरवरी 2020, तो आज की डेट में 28,000 कुल मिलाकर 28,266 इन्फेक्शन के केसेस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ज़्यादातर इसमें चाइना में ही हैं, और इसमें से 565 लोगों की मौतें या मृत्यु इस बीमारी की वजह से हुई है। आज की डेट में 6 फरवरी की लेटेस्ट न्यूज़ है ये। इसमें से सारी जो डेथ है, मौतें हैं, ये सब चाइना में हैं। सिर्फ 2 डेथ आउटसाइड द चाइना है। एक जो है हांगकांग में है और दूसरी फिलीपींस में है। अब इसका जो उद्रेक है, ये जो फैलाव है, आउटब्रेक है, इसे WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कहकर डिक्लेयर किया है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में, हमारे देश में, भारत में 3 केसेस अभी तक इसके पाए गए, ऑफिशियली कंफर्म्ड हुए हैं। ये तीनों के तीनों केसेस
केरला स्टेट के हैं और खुशकिस्मती से इसमें से किसी का भी मृत्यु या इंतकाल डेथ नहीं हुआ। उसमें से एक स्टूडेंट जो चीन से रिटर्न था, वहाँ के यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, उसमें यह इन्फेक्शन पाया गया है। इनमें से जो लोगों की जो अमवात, जो मौतें या मृत्यु जो लोगों की हुई है, उनमें से अक्सर ये देखा गया है कि उनकी इम्यूनिटी पावर, उनकी क़ुव्वत दिफा काफ़ी कमज़ोर थी। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स, ज़्यादा उम्र के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, या जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनमें ये मौत या कॉम्प्लिकेशन का रेट ज़्यादा पाया गया बनिस्बत उन लोगों के जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। जिन लोगों की अच्छी इम्यूनिटी है उनमें ये साधारण नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम के जैसा इन्फेक्शन होता है और पेशेंट पूरी तरह से उसमें से रिकवर होता है। अब हम देखेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है। पेशेंट को जो है इसमें बुखार, सर्दी ज़ुकाम, बदन दर्द, सर दर्द वगैरह होता है, जैसे कि आम वायरल बुखारों में होता है, और लूज़ मोशंस भी हो सकते हैं। और सीरियस केसेस में पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़, निमोनिया और मल्टी ऑर्गन फेलियर यानी कि लिवर में, किडनी में ख़राबी वगैरह हो सकती है। ये जो है फैटल केसेस रहते हैं, इन्हें आईसीयू लगता है और डेथ्स भी इन्हीं में से होते हैं। केस फैटेलिटी रेट इस बीमारी का 2% है, यानी कि 100 लोगों को अगर इन्फेक्शन हो जाए तो 2 लोगों को इसमें मौत होती है। 98 लोग इसमें से नॉर्मल रिकवर हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका फैलाव कैसा होता है। एक्चुअली ये बीमारी जो है चमगादड़ और कुछ परिंदों में पाई जाती है। उनके ज़रिए उनके गोश्त के इस्तेमाल से या उनके कांटेक्ट में आने से ये इंसानों में आती है और एक इंसान से दूसरे इंसान को ये फैलती है। सर्दी खांसी के दौरान, छींक के दौरान जो ज़र्रात जो निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, उनके ज़रिए ये इसका दूसरों को फैलाव होता है। और ये जो इन्फेक्शन के जो ज़र्रात है, ये जो है आजू बाजू की सरफेसेस को भी कंटामिनेट करते हैं, जैसे कि लिफ्ट हो गया, पब्लिक प्लेसेस के हैंडल्स वगैरह हो गए जो काफ़ी लोग टच करते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसे रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR टेस्ट बोलते हैं, जो कि गले के थूक पर, नाक के पानी पर और ब्लड पर किया जाता है। इसके ज़रिए इस बीमारी की जांच, डायग्नोसिस हो सकती है। अब हम ये देखेंगे कि इसको कैसे, इसकी रोकथाम कैसे रोका जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। बहुत ही आसान है। इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फेस मास्क का इस्तेमाल करना है जब भी तुम कोई सर्दी खांसी के ज़ुकाम के पेशेंट के पास जाओ। दूसरा है कि फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करना है डिसइंफेक्टेंट के साथ में, जैसे कि डेटॉल वगैरह हो गया। ख़ुद को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, ख़ुद की इम्यूनिटी अच्छे से बनाए रखना है, खाना अच्छे से खाकर हेल्दी प्रोटीन वाली डाइट लेकर ख़ुद की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करके रखना है। और वो जो लोग जो चाइना ट्रैवल करना चाहते हैं वो अवॉइड करें ऐसे एरिया में जाना, और जो चाइना से रिटर्न है उनको भी मिलना अवॉइड करें। इसके लिए वैक्सीन का अभी अंडर एक्सपेरिमेंट है ये। अभी इसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन अभी फ़िलहाल रेडी नहीं है हमारे पास प्रिवेंशन के लिए। लस हमारे पास उपलब्ध नहीं है। 1 महीना कम से कम और लगेगा। WHO उसके ऊपर काम कर रहा है। देखेंगे ट्रीटमेंट और इसका मैनेजमेंट पार्ट क्या है। बदकिस्मती से आज की डेट में हमारे पास इसके लिए कोई इफ़ेक्टिव ड्रग और वैक्सीन नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ इसका अपनी बॉडी की इम्यूनिटी से है, सिर्फ अपने जिस्म की कुदरती जो क़ुव्वत यानी कि प्रतिकार शक्ति है उसको मजबूत करना है। ट्रीटमेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है, जैसे कि एंटी फ्लू टैबलेट्स, ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम की गोलियां वगैरह देना, प्लेंटी ऑफ पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए और बेड रेस्ट करना चाहिए जब भी ये इन्फेक्शन होता है। तो कुछ पेशेंट्स में ऑक्सीजन, सलाइन और वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जिनको निमोनिया वगैरह होता है तो ICU में रखकर उनका इलाज करना पड़ सकता है। तो सारांश में यानी कि ख़ुलासे में, टू समराइज़, इस बीमारी के इन्फेक्शन के बारे में पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोवेल कोरोना वायरस इन्फेक्शन को लेकर, इसको उद्रेक को लेकर सिर्फ इसमें मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2% है। और वी कैन टेक मतलब ऑल द प्रिकॉशन, जो एहतियात है वो सब उसके अगर अच्छी तरह से लिए जाएँ तो हम ये इस इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि बार बार हाथ धोना, फेस मास्क का इस्तेमाल करना,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, प्रॉपर फूड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करना, ये सब चीज़ों से इसको अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट वी शुड बी केयरफुल, हमें एहतियात भी बरतना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।